नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में 1992 में जो घटा उसका सच कभी राजस्थान या देश के सामने आ पाएगा? क्या उस दौरान जिस पत्रकार ने सच सामने लाने की कोशिश की और उससे सच सामने लाने के चक्कर में हत्या हो गई, क्या उस हत्या का सच कभी सामने आ पाएगा? क्या अपने पिता की हत्या के बाद जो बच्चे बदलाव रचते हुए नजर आए, अपराध की राह पर चलते हुए नजर आए, क्या उनको कभी एहसास हो पाएगा कि कानून ने अपना काम अगर बेहतर तरीके से किया होता, पुलिस ने अगर सही तरीके से काम किया होता, तो शायद आज उनको बदलापुर के जरिए अपराध की दुनिया में उतरने की जरूरत ना होती। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो 1992 के सेक्स स्कैंडल से जुड़ते हुए पत्रकार की हत्या तक आते हैं और 31 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं आता। तो क्या वाकई में इंसाफ की आस की जाए, या इन 31 सालों में उन दस्तावेजों को, उन सबूतों को इस हद तक नष्ट कर दिया गया है, वो सबूत इस हद तक जद से बाहर हो गए हैं, वो गवाह क्या अब थक चुके हैं जो कभी यंग हुआ करते थे और आज बुजुर्ग हो चले हैं? क्या वाकई में इंसाफ हो पाएगा? क्या वाकई में स्कैंडल का सच सामने आ पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार मदन सिंह की पुत्री गीता कंवर जी, वो पत्रकार जिन्होंने आवाज को बुलंद किया था, आवाज को उठाया था और उसके चक्कर में हत्या हो गई। उस मदन सिंह की बहन मंजू कंवर हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हैं। मंजू कंवर जी, बहुत बेसिक सवाल है मैम। 31 साल का वक्त बहुत होता है, गवाह थक जाते हैं। कुछ गवाह ऐसे होंगे जो ना जाने किस उम्र में उस वक्त रहे होंगे और अभी तक बुजुर्ग हो चलेंगे और कितने चक्कर काटेंगे। कितने सबूत ऐसे होंगे जो शायद वक्त के साथ, धूल के साथ मिटते चले गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? हमें तो आज तक इंसाफ मिला ही नहीं है, अब क्या उम्मीद करेंगे? अब कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए हमें इंसाफ, हमारे बच्चों को भी इंसाफ मिल जाए। उनके जो मेरे भैया ने साहसी पने से, वीरता से नाम चीख चीख कर ले करके जो पेपर में छापे, उन्होंने आज तक उनके पेपर मौजूद है हमारे पास, हमारे परिवार के पास, सबके पास एक एक कॉपी मौजूद है। उसी के बदौलत अगर उन्हें न्याय मिल जाए और हमारे बच्चों की सुरक्षा की जाए और हमारे बच्चों को अच्छा कुछ दिया जाए, तो बस इसी उम्मीद से हम आगे आए हैं। क्योंकि आज ये ब्लैकमेल कांड जब 32 साल बाद ब्लैकमेल कांड के ऊपर पिक्चर बन सकती है, तो हमें न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? आज बस हम योगी जी और मोदी जी से उम्मीद लगा के आए हैं। सबूतों के आधार पर मिलता है। सबूत तो हमारे पास बस एक ही है, पेपर है हमारे, बस वही सबूत है हमारे पास। जो हमारे भैया ने छापे थे वो भी पेपर है, और जो जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी बंद नहीं करने दिया उन्होंने, तब भी उन्होंने छपवाते रहे, वो पेपर है। उसके बाद भी छपवाते रहे, वो पेपर है हमारे पास। अच्छा सर, बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा गया? हत्या का कारण क्या था या मौत का कारण क्या था? मौत का कारण तो बताया गया जहर फैलना। और जहर कैसे फैला? अब जहर कैसे फैला ये पता नहीं है। क्या पहले जो गोली लगी थी वो इन्होंने निकाली नहीं थी? पी प्रसाद जो वहाँ का डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर राजकुमार जयपाल का गुरु था, उसने गोली नहीं निकाली, पेट पूरा फाड़ दिया। गोली पीछे लगी थी वो निकाली नहीं उसने। हो सकता गोली से जहर फैला। 2 दिन बाद जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि भाई गोलियां लगी हैं और गोलियां लगने की वजह से जहर फैला और इस वजह से मौत हुई। अब ये पता नहीं है हमें पूरा कि किससे जहर फैला है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन बाद जब वो इंसान मर रहा है उससे पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन ड्रिप में लगाया जाता है, वो काहे का लगाया था ये हमें नहीं पता उन्होंने। ठीक है, अब डॉक्टर भी उनके क्योंकि आपके तो सिर से ही पिता का साया उठा उस दौर में। मेरा सवाल बहुत जायज है, क्योंकि कानून जो सजा देता है वो सबूतों के आधार पर देता है। अगर मैं गलत नहीं तो जरा बताइए, क्या जो आपकी माता श्री ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसी जगह पर खड़े होकर अस्पताल के अंदर गोलियां चलाई गई, फिर उन्होंने बताया कि गोली यहां लगी, फिर गोली यहां लगी, फिर गोली यहां लगी, फिर जब भागने लगे तो फिर पैर भी पकड़ लिया गया और बट्टे से उनके सिर पर मारा गया और उसका एक टुकड़ा आज भी शायद आपके घर में मौजूद है। लेकिन जब इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया और जब पुलिस ने वापस जाकर वहां उसी तरीके से चीजों को देखा,
तो क्या वाकई में उन्होंने पाया कि हाँ गोलियां ऐसे मारी जा सकती हैं, या रिपोर्ट कुछ और थी? गोलियां तो लगी थी सर, सबसे बड़ा सबूत तो मेरी दादी थी जी। वो आज है नहीं, क्योंकि मेन सबूत जो वहाँ पर जब जो घटा था वो सबसे आंखों देखा वो मेरी दादी जी का था जी। वो आज है नहीं। वो तो उनके आंखों देखी के आधार पर ही वहां पर सीन को रिक्रिएट भी किया गया था। हाँ जी किया था, लेकिन जब वो पुलिस वो बट्टा जो टूटा था वो जोधपुर बंदूक सही होने के लिए जोधपुर गई थी। जब वहां से जोधपुर से खबर मिली थी कि ये बंदूक सही होने के लिए हमारे पास वही है जिसका बट्टा आप लोगों के पास में, पुलिस वालों को पुलिस वालों ने मिली, पुलिस वालों ने सब सबूत पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। अब सबसे बड़ा तो मेरी दादी थी, दादी जी चल खत्म हो गई तो धीरे धीरे केस भी ठंडा कर दिया इन लोगों ने जी। क्योंकि सबसे बड़ा जो एक आज मैं हूँ मेरे हाँ मैंने जो देखा है वो मुझे सबसे ज्यादा पता होगा। मैं नहीं रहूंगी तो वो तो धीरे धीरे खत्म ही होगा ना सर। तो आपको लग रहा है जो मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे जैसे वक्त बीता धूल इतनी चढ़ती चली गई कि सच दिखना ही मुमकिन नहीं रहा। बिल्कुल सही बात कही आपने ये। और सबसे बड़ी बात है जब आप पुलिस के प्रोटेक्शन में कोई आदमी है दोबारा उसके ऊपर हमला हो रहा है तो उस वक्त पुलिस कहाँ थी? क्यों बेड खाली करा दिए गए? क्यों डॉक्टर वहाँ के सब गायब हो गए? क्यों नर्सिंग स्टाफ वहाँ कोई नहीं था? मतलब पूरी सिचुएशन उन्होंने सोच समझ के करी अपनी कि पूरा वार्ड रूम खाली करा दिया गया, वहाँ पर कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं, कोई वो ही नहीं, और जो पुलिस वाले वहाँ तैनात थे वो भी वहाँ से हट गए। एसपी मित्तल साहब, क्योंकि जो सबूत इस वक्त हैं और जितना मैंने इस पूरे मामले को बीते 2 सालों में पढ़ा है, मुझे बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती है कि जानबूझकर वो चीजों को डाला गया ताकि जो हत्यारे हैं जिन पर आरोप है उनको बचाया जा सके। मसलन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखना कि जहर फैलने की वजह से हत्या हुई। अब एक शरीर में 8 गोलियां 10 गोलियां दाग दी जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर फैलना लिख दिया जाए तो मंशा समझ में आती है। पूरा का पूरा अस्पताल उस वार्ड से खाली हो जाए, कोई भी नजर ना आए जब गोलियां चलनी हो तो मंशा नजर आती है। इसके बाद घटना यहां तक घटती है कि गवाह पर फिर हमले होते हैं। आपको लगता नहीं कि चीजों को बहुत सही तरीके से सिंक्रोनाइज करके आगे बढ़ाया गया ताकि बचाया जा सके? देखिए इस मामले में जो प्रशासन है या जो सरकार है उसकी भूमिका तो रही है, इसलिए कि उनके हौसले देखिए आप कितने हैं कि 2 दिन पहले वो क्या नाम से जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते तब गोली मारी गई और उसके बाद में फिर अस्पताल में जाके गोली मारी गई। इसका मतलब उनको संरक्षण तो था और वो ये नहीं चाहते थे क्या नाम से कि जो उनकी काली करतूतें हैं वो लगातार अखबार में छपती रहे और जो उन पर कोई शिकंजा कसा जा सके, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या नाम से उस व्यक्ति को ही गोली मार दी जो उनके खिलाफ क्या नाम से लिखा। अच्छा एक और बात बताइए, क्योंकि आप उस दौर के पत्रकार हैं, जो मां ने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे खड़े हुए, यहां से गोलियां मारी, उसके बाद सीन रिक्रिएट हुआ था, तो सीन जब रिक्रिएट हुआ था तब क्या सामने आया था? नहीं ये बात तो साबित थी इसके अंदर कि अस्पताल के अंदर जाके जब मदन सिंह जी का जब वहां इलाज चल रहा था, अस्पताल के वार्ड में इलाज चल रहा था, तब आरोपियों ने जाकर क्या नाम से उनको अस्पताल में गोली मारी है। ये तो बिल्कुल साफ सा है। और जो उनकी माता जी उस टाइम क्या नाम से पलंग के पास में बैठी थी, उन्होंने उसको पकड़ा भी, जिस तरीके से बता रहे कि एक बंदूक का उनके पास रिवॉल्वर का एक टुकड़ा भी उनके हाथ में है। ये सही बात है। एसपी मित्तल साहब मेरी बात समझ नहीं रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं भाई भावनाएं आपकी भी सही है, मेरी भी सही है, घटना आप भी जानते मैं भी जानता हूं, लेकिन हकीकत तो यही है ना एसपी मित्तल साहब कि भाई कानून की नजर पे तो पट्टी बंधी है, उन्हें तो सबूत चाहिए। तो क्या वहां से वो सबूत इकट्ठे हो पाए थे जिनके आधार पर यह कहा जाए कि हां ये थे गोली मारने वाले, और अगर हां ये थे गोली मारने वाले तो वो जेल में क्यों नहीं थे? बजेंद्र देखिए कि वो इतने ताकतवर थे कि वो अस्पताल में जाके गोली चला रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनके बाद में सबूत मिटाने में भी उनका जो ताकत थी वो काम में आई और इसीलिए जाके नाम से वो, इसलिए मैंने सवाल किया कि जब सीन रिक्रिएट किया गया तो उस सीन रिक्रिएट की रिपोर्ट में क्या आया था, क्योंकि मैंने पढ़ा, अब मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह पाऊंगा क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें यह था कि जो मां ने कहा कि यहां खड़े होके गोलियां मारी गई,
वहां से सीन रिक्रिएट करते वक्त गोली मारना मुमकिन नहीं था। तो रिपोर्ट में यह कहा गया कि जहां कहा गया वहां से मुमकिन नहीं। स्वाभाविक है विजेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इस बात से पुष्टि करता हूं इस बात की कि वो इतने ताकतवर थे कि क्या नाम से उनको बाद में बचाया गया। जब जो व्यक्ति अस्पताल में जो भर्ती है उसको जाके गोली मार सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि सबूत मिटाने के अंदर जिन लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे वो मेडिकल जूरिस्ट हो, चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उन सबका क्या नाम से सहयोग मिला, इसीलिए वो सबूत सारे वहां से मिटाए। जी मनीष पारिक जी, सर 98 तक आपकी सरकार थी, 98 तक, 92 का केस है। जरा ये बताइए कि सबूत भी मिटवा दिए, आरोपी भी बच गए, 2-2 बार गोलियां भी चल गई, सुरक्षा भी नहीं मिली, इंसाफ भी नहीं मिला, तो उन 6-7 सालों के अंदर किया क्या जा रहा था? सिर्फ उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा था? और ऐसी क्या दोस्ती थी? नहीं विजेंद्र, बात यह है कि जो रसूखदार लोग हैं, जिन लोगों ने अपने वो बनाया कोकस और सब कल्प्रिट के लिए काम कर रहे थे, तो ये निश्चित तौर पर वो जिम्मेदार अधिकारी कौन है, वहाँ पे उस समय कौन तैनात थे, वो उत्तरदायी हैं। उन पे मुकदमा बना भी होगा, उस पर मुकदमा चल भी रहा है। जैसे मित्तल साहब बता रहे हैं कि तारीख पड़ रही है, कुछ हो नहीं रहा, एक बात ठीक। ऐसे ही दोनों बात इन्होंने कही कि जो रसूखदार है वहाँ पहुँच गए, उसके बाद वो किया, तो ये लोकल लेवल पे कोई रैकेट बना। कम से कम 32 साल बाद ये तो स्वीकार कर लीजिए कि आपकी सरकार एक पत्रकार को बचा नहीं पाई। नहीं, एक बार हमला हुआ, समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं चला होगा, मतलब लेकिन वही पत्रकार अस्पताल में चला गया और अस्पताल के पूरे वार्ड को खाली करा दिया गया और वहां फिर गोलियां मार दी गई। ये तो स्वीकार कीजिए कम से कम कि एक पत्रकार को बचा नहीं पाए। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जिम्मेदार नहीं होती, बिल्कुल, और ये कार्रवाई हुई, सरकार जिम्मेदार नहीं होती, ये कार्रवाई हुई भी होगी, चूंकि हमको ये जानकारी नहीं है सत्या के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं क्या कार्रवाई करी, उसमें किनको मुलजिम बनाया, मनीष पारिक जी, क्या FIR दर्ज हुई, मनीष पारिक जी, वो देखिए बताया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मदन सिंह जी की बहन और बेटी यहाँ मौजूद हैं जी, कम से कम उनके दिल के सुकून के लिए कहिए कि भाई हमारी सरकार थी, हम अपने आपके भाई को, पिता को नहीं बचा पाए। एक बार हमला हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार जब उनको मारा गया तो भी नहीं बचा पाए, इतना तो कहिए सर। ये तो मैं आपको बताऊं कि ये बात गले उतरने वाली नहीं है कि एक आदमी ने जिसने अपराध किया है उसको दंडित करने की सारी कोशिश हुई हो और उसके बाद मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ कह दूं हम तो जिम्मेदार हैं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सरकार तो आपकी ही थी सर। अरे तो वो तो है ही ना। अभी ये जो 8000 मर्डर हो गए सरकार के काल में, 8000 लोगों को फांसी पे लटकाओ ना। आज के बाद तो अलग बात है। आज के बाद राजस्थान में कोई भी क्राइम होगा सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। क्या आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये बात सही दिशा है सर। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कलेजा तो मेरा अभी भी है और मैं कह रहा हूं अगर कोई आदमी जिम्मेदार है, जिस पुलिस वाले ने आपकी सरकार नहीं करी, जिस पुलिस, अरे तो उनके खिलाफ मुकदमे में दर्ज होगा, वो अपराधी बने होंगे, कोर्ट में जा रहे होंगे। अब मैं कहूँ कि वो तो नहीं जा रहे, मुझे नहीं पता ना। भाई की हत्या के बाद आप गलत दिशा में कर रहे हो। जो कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है, जो इसको मिलने आया था, कोई नहीं आया, कोई आया था, तो जो आना चाहिए था। विधायक कौन सी पार्टी का था? जिम्मेदारी हम उठाएंगे। अब बताओ, विधायक कांग्रेस पार्टी का था, वो मिलने नहीं आया तो मैं क्या करूं इसमें? विधायक अब ये आप तालियां बजाइए मनीष जी। मैं नहीं बजाऊंगा भाई। आप गलत दिशा में ले जा रहे हो तो मैं भी कह रहा हूं विपक्ष के नाते तो जाना चाहिए था उस। अरे उसका अनर्थ हो रहा है भाई। ये जो दरगाह के जो थे लोग वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, विधायक कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी जी। आपको समझ में आ रहा है सर कि हम जिम्मेदार हैं? आप ऐसा कह रहे हो कि हमारी सरकार कि खादिम से छोटी सरकार हो गई थी उस वक्त। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के एक विधायक से छोटी सरकार हो गई थी उस वक्त। इन दरिंदों को जाहिर किया, जिस सरकार ने इस दरिंदों को सीखते के पीछे पहुंचाया, उसको आप जिम्मेदार बता रहे हो कि हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे। What you are doing सर, वो बता रहे हैं। कह रहे कांग्रेस का एमएलए था, कांग्रेस का एमएलए था, वो कह रही है। आप सुनिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बीजेपी को कल्प्रिट मत बनाइए। और ये जो लोग काम कर रहे हैं। एक मिनट मनीष पारिक जी, पुलिस किसकी थी? आप बताओ पुलिस किसकी थी? पुलिस सरकार की होती है सर, किसी विधायक 8000 मर्डर हुए, 8000 एक साल में। कोई बचाने जा रहा है? होती है विधायक की नहीं होती सर। कौन सा विधायक के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अशोक गहलोत को आपने कल्पित बनाया, वो गृह मंत्री है, बनाया आपने। 8000 मर्डर हो गए राजस्थान में इस समय। और अभी क्या हो रहा है?
जी। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। मैं आपको कहना चाहता हूं जी। भारतीय जनता भाई, मैं पार्टी यही तो उनके कह रहा हूं। साथ खड़ी है। आज के बाद मत बहन जी के कहिएगा। साथ मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने तो बहुत बेसिक सवाल उठाया। आप ये मैं कह यही तो कह रहा हूं, आज के बाद मत मदन सिंह जी कहिएगा का मर्डर कि भाई हुआ, ये हो गया, मदन राजस्थान सिंह में जी के सरकार मर्डर में जिम्मेदार है। कौन व्यक्ति कल्प्रिट, जी। कौन व्यक्ति कल्प्रिट हुआ, जी। कौन उसमें अक्यूज बना, जी। उसके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई गीता कंवर और जी, वो वहां गया। गीता कंवर और जी, उसके जरा बाद मुझे बताइए नहीं पता था, मैं उसके कह दूं बाद उसको तो परिवार खून के की साथ बात क्या करो। हुआ फिर? परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजरा है सर, कोई नहीं जी। आया। और न्याय दिलाने वाले तो बहुत थे, सबके पास सबूत थे, सबको पता था, सबको मालूम थी, सबके नाम किसी लेने ने नहीं के- लिया, जबकि एक एक का नाम पेपर में सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि डीआईजी उमेद भारद्वाज तक के पास गुहार लगा दी थी मेरे पिताजी ने, यह कहकर कि अगर आपकी बेटी होती है तो क्या आप ऐसे ही चुप बैठे रहते। उस वक्त यहाँ गए थे वो लोग, उस वक्त क्यों नहीं सुनी पुलिस ने? उस वक्त भी सुननी चाहिए थी पुलिस को। जब डीआईजी से खुद पेपर में लिख के कहा जा रहा है कि डीआईजी साहब आपकी बेटी होती है तो क्या करते आप, तब भी उन्होंने नहीं कुछ सुना, ना सरकार ने किसी ने सुना। क्यों उस वक्त नहीं सुनते तो आज ये दिन थोड़ा ना देखना पड़ता हमें, उन्होंने आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। नाम लिख करके बोला था कि आज ये कह रहे हैं कि हमारी DIG सरकार नहीं थी, अमरिंदर तुम्हारी सरकार नहीं भारद्वाज। थी, पुलिस तो थी, प्रशासक तो था। सरकार की और भी आज पुलिस सरकार की उन्हीं होती है, वही सरकार लोग ने आराम से कोशिश घूम नहीं रहे हैं। करी, आज भी राजकुमार जयपाल अजमेर में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अपने बेटे को टिकट दिला रहा है वो कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से ही है। प्रियदर्शी भटनागर जी, सवाई सिंह भी वो कांग्रेस पार्टी का था। प्रियदर्शी भटनागर जी, जरा बताइए, पहले तो यही स्थिति स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान स्थिति में वो इस मामले के अंदर आरोपी है या नहीं है? देखिए, जिस संदर्भ के अंदर कोर्ट में ट्रायल चल गई है, तो कोर्ट के फैसले के संदर्भ में तो मेरे को विवेचन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रियदर्शी जी, आपने मेरे परंतु शब्द मैं को आपको- सुना नहीं सर। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो गुनहगार है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो आरोपी है या नहीं। एक बात मैं पूछती हूँ सर, जिसको पता नहीं तो है कि मेरा आरोपी रहे थे, जिसका कोर्ट में ऑर्डर कर दिया गया था। आज जब कोर्ट ऑर्डर हो जाता है तो जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। जी। जब कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज किया गया है तो मैं किसी को कैसे आरोपी बोल सकता हूं या किसको निर्दोष कैसे बोल सकता हूं? जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सब पे मान्य होता है। ठीक है, और कोर्ट का ऑर्डर क्या पार्टी से कहता है? अगर वो जुड़े हुए थे, कोर्ट का कांग्रेस ऑर्डर पार्टी क्या से अगर कहता वो है? जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रियदर्शी बचाव जी, में कब नहीं आई थी? आपके नेता के लिए कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है वर्तमान स्थिति में? वर्तमान स्थिति में कोर्ट का ऑर्डर हुए हुए समय बीत चुका है। उसके अलावा उनको कांग्रेस से आज तक आप देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर कोई समर्थन, किसी की भी आरोपी के प्रति, किसी भी कोई दोषी व्यक्ति है, किसी अपराधी के साथ में समर्थन का कोई स्टेटमेंट आया हो कि साहब हम इनके साथ हैं, तो आप हमारे को आप दोषारोपण कर सकते हैं। जिस समय ये संबंधित प्रकरण हुआ था 1992 में, उस समय जो चार्ज फ्रेम हुआ, उस चार्ज फ्रेम हुआ उसके अकॉर्डिंग ट्रायल चली। ट्रायल चलने के बाद में उस पर फैसला हुआ, तो उसके संदर्भ के अंदर जो फैसला हुआ आप और हम सब पे मान लें। जी, वो भी आज अपनी पोस्ट पे ही बैठे हैं। राजकुमार जयपाल भी वैसा ही है, और डॉक्टर जितेंद्र चौधरी जिसके मेरी माँ ने पैर पकड़े थे, वो भी अपनी ही पोस्ट पे पड़ा है, बैठा है। और पी प्रसाद जो था ये वो भी बताइए आज कि अपनी कोर्ट पोस्ट पे बैठा है। कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की तो फैसला क्या था इसमें? फैसला उनकी तरफ ही करा उन्होंने कि ये निर्दोष है, बरी कर दिया उनको। और ऐसा क्यों हुआ जब आप कह रहे हैं सारे सबूत थे? तो सब सबूत सब थे हमारे पास, मिली तो भगत सब ही मिली लोगों भगत है। इसलिए डॉक्टर सब मिल कुछ गया, हो गया पुलिस सारे। मिल गई, नेता मिल गए, तो इंसान अकेला आज क्या एक करेगा? बात एक बताइए सर, पत्रकार आपसे ने पूछती हूँ, आज नहीं, ये अगर लोअर कोर्ट का फैसला था ना, सेशन कोर्ट का सेशन अजमेर कोर्ट का फैसला। हाँ। और फिर आपने हाई कोर्ट में अपील की उस अपील फैसले करी, के खिलाफ। जिसके आज कब तक- की अपील? 2094 में 2007 1994 में। 2004 में 2004 में। और तब से लेकर अभी तक एक भी हियरिंग नहीं, आप ये कह रहे हैं? अभी तक फाइल आगे नहीं जा रही है। नहीं, आगे नहीं जा रहे का मतलब एक भी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हुई? नहीं हुई, सुनवाई हो गई हुई है एक आध तो। नहीं हुई अभी तक। कोई आता ना होती तो कोई आता ही कहाँ है। स्थिति स्पष्ट नहीं है। एसपी मित्तल साहब, जरा बताइए, हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई क्या? और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई कोई गवाही नहीं आ रहा है, तारीख आगे बढ़ा दी गई है, ये हाईकोर्ट का ही मामला इसी केस को लेकर है क्या? गवाही तो मेरे भैया ने खुद ने दी है, उन्होंने खुद ने पहचाना है, खुद ने देखा है, खुद ने बयान दिए थे। मेरी मम्मी थी बयान देने वाली, मेरा भाई था खुद। एसपी मित्तल साहब, विजेंद्र, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि लोअर कोर्ट से सबूतों के आधार पर जितने भी आरोपी थे वो बरी हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से मरने से पहले, मृत्यु से पहले जो मदन सिंह जी हैं उन्होंने इन सब आरोपियों के नाम लिए थे। और ये माना जाता है कि मृत्यु से पहले यदि कोई बयान है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अदालत से ये सारे के सारे बरी हुए। फिर बाद में परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट के अंदर जाके अपील की, और अभी अपील जो है वो मुझे लगता है कि क्या नाम से हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
लेकिन ये बात सही है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं 19 सालों से विचाराधीन हैं, 19 सालों से, और जबकि सरकार ने खुद ने माना था कि हाँ ये इनके संग गलत हुआ है। मित्तल साहब 19 सालों से। विजेंद्र, ये तो इनके परिवार के लोग ही इस बात को बता सकते हैं कि उसकी अभी स्थिति क्या हाईकोर्ट के अंदर और किन कारणों से वो वर्जित है। अभी तक विचाराधीन है। हाँ, अभी तक भी नहीं आया कोर्ट आगे के फाइल नहीं बढ़ रही है हाई कोर्ट के अंदर। और मेरे भतीजे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, वो अभी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि भैया लोग ही देख रहे थे, वो सारे लोग ही केस को, जानते सभी हैं कुछ ज्यादा वही से करवा रहे ज्यादा। हैं। क्योंकि आप तो वकील भी हैं सर, क्या 19 साल तक किसी केस के अंदर विचाराधीन फाइल रहती है? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्टली स्टेज का पता नहीं, ड्यू कोर्स में होता है ऐसा कि कभी कभी, लेकिन इतने बरस का कारण कोई क्या है वो तो तथ्यों के बिना नहीं बताया जा सकता है। अपील अगर दायर करी होगी, वकील है, अगर कोई मर रहा है और अंतिम सांस में अगर कोई अपनी स्टेटमेंट देता है तो उसको एविडेंस माना भी जाता है या नहीं माना जाता? नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, फेटल, बिल्कुल वो फेटल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको अपने आप में सबूत के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी सॉलिड, ये भी है एविडेंस टू द प्रोसिक्यूशन। लेकिन अब वो उस तथ्य में क्या हुआ है, कैसे इस्तेमाल किया है, या कौन के कारण के कार्य वो बरी हुए हैं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे फाइल पूरी नहीं पता। पैसा और पावर का इस्तेमाल हुआ और क्या हुआ, मजिस्ट्रेट खुद नहीं, लेकिन गया। मैं एक रिक्वेस्ट तो चाहूंगा, हालांकि मैं खुद भी इस मामले को लेकर कंफर्म नहीं कि हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई भी या नहीं हुई, लेकिन अगर सुनवाई अभी तक नहीं हुई और 19 साल से ये फाइल पेंडिंग चल रही है, तो मनीष पारिक जी कम से कम ये उम्मीद तो कर सकते हैं सर कि कम से कम उस फाइल पर फैसला तो कराया जाए और इस केस को किसी भी तरीके से फास्ट ट्रैक कराया जाए। 31 साल हो गए हैं सर, 31 साल। नहीं, वो तो मैंने कहा ना विजेंद्र की स्टेज का पता नहीं है, वेदर वो अपील है या और क्या है, रिट है। दूसरी बात ये कि वो ड्यू कोर्स में प्रियदर्शी जी, आपकी सरकार आसानी से पता लगा लेंगे सर, हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं आपको पता होगा कि इसका करंट स्टेटस क्या है, लेकिन अगर ये अभी तक हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंची तो इतना तो कीजिए सर कम से कम। सबको देखिए, पता है। ये विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया में इनके भी एडवोकेट्स हैं, सामने भी एडवोकेट्स हैं, सरकार के भी एडवोकेट्स हैं। विधिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो उसके संदर्भ में तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। सरकार को तो है कि फाइल को निकलवाया जाए। नहीं, सरकार बिल्कुल उसके लिए पीड़िता को, परिवादी को, जो परिवादी हैं, शुक्रिया हमारे साथ उनको जुड़ने विधिक के लिए तमाम मेहमान, आपका भी शुक्रिया। हम बस यही सोच रहे हैं कि 31 साल बीत गए हैं लेकिन सच सामने नहीं आ रहा, वो सच जो जानते सब हैं लेकिन सामने सबके होते हुए भी सब कह रहे हैं कि नहीं, ये सच नहीं क्योंकि सबूत नहीं और फैसला कुछ और है। उम्मीद करेंगे कि 31 साल बाद कम से कम इंसाफ के लिए आगे बढ़ा तो जाए।